में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1, इसमें 2 पार्ट है, तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पार्ट 2 आज शुरू करेंगे, जिसका चैप्टर 1 है, जिसका आज हम लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है। पार्ट 1 हम लोगों ने थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरा का पूरा कर लिया है। चैप्टर का बड़ा सा नाम है, चैप्टर का बड़ा सा नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण एवं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इतनी सारी चीजें सीखनी है। क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण एवं प्रकाश का अपवर्तन। शुरू करेंगे अपने चैप्टर की। तो ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, वो वही चैप्टर है, सारी चीजें वैसी ही हैं। तो थोड़ा इसको रैपिडली यानी तेजी के साथ करेंगे, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चैप्टर की शुरुआत हम करें तो चैप्टर की शुरुआत में हमको मिलेगा प्रकाश। क्या मिलेगा, प्रकाश। जो 10th में हम लोग पढ़े थे, वहीं से हम इस चैप्टर को पिकअप कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रकाश क्या चीज़ है, तो हर कोई जानता है भाई क्या, कि प्रकाश एक प्रकार की संवेदी ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की संवेदी ऊर्जा है, एक प्रकार की संवेदी ऊर्जा है। संवेदी ऊर्जा का मतलब सेंस ऑर्गन वाला सिस्टम है, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। संवेदी ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें देखने की संवेदना प्राप्त होती है, हमें देखने की संवेदना प्राप्त होती है। तो ये हो गया प्रकाश की डिफिनीशन। ये क्या हो गया, प्रकाश की डिफिनीशन हो गया, प्राप्त होती है। आप लोग 10th में इसको पढ़ के आए हैं। ठीक है, वही वाली डिफिनीशन यहाँ पे हम लोग रिपीट कर रहे हैं। वही वाली डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रकाश का जो स्रोत होता है वो क्या होता है। एक मिनट में जल्दी से जल्दी इसको भी देखेंगे। तो जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, उसके आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है दीप्त वस्तु, प्रकाश के स्रोत की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्रोत की। तो स्रोत जो होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत, और एक क्या होगा भाई, प्राकृतिक है तो इसका उल्टा कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृत्रिम स्रोत हो जाएगा। अब प्राकृतिक स्रोत में हर कोई जानता है क्या, सबसे पहले क्या आएगा, सूर्य आएगा। क्या आएगा भाई, सूर्य। रातों में प्रकाश का स्रोत क्या होता है, चंद्रमा होता है। और अगर बोले तो जितने तारे हैं सारे के तारे होते हैं। और एक छोटा सा जीव है जो प्रकाश का स्रोत हो सकता है, जिसको गांव की भाषा में जुगनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुगनू कहा जाता है। ये भी हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत में। कृत्रिम स्रोत में बल्ब हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। इसके बाद में और क्या हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। ये सब कैसे स्रोत हो जाएंगे, कृत्रिम स्रोत हो जाएंगे। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी आपने यहाँ पे जो 2 चीज़ें लिखी हैं, ये 2 चीज़ें, इसमें तो जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, बट ये बनाए किससे जाते हैं, माइंड मेड होते हैं। इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, कृत्रिम स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, अब स्रोत के बाद में प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का डिवीजन हम लोग देखते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण देखेंगे। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है, इसको भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो वर्गीकरण होता है भाई, 2 बातों के आधार पर होता है। कितनी बातों के आधार पर होता है, एक तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर, और एक प्रकाश को अपने सिरे से पास आउट करने, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की क्रिया के द्वारा। तो दोनों सिरों को हम लोग करेंगे क्या, 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर देंगे। एक क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर,
और एक वर्गीकरण क्या होगा, प्रकाश के गुजरने के आधार पर, गुजरने के आधार पर। ये दो प्रकार का वर्गीकरण होगा। थोड़ा सा ज्यादा ये क्या हुआ, प्रकाश के गुजरने के आधार पर, इसके आधार पर वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे। अब ये प्रकाश उत्पन्न के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है दीप्त वस्तुएं, इन्हीं को प्रदीप्त भी कहते हैं, और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं। अगर इनकी अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं तो एक को कहते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक को कहते हैं नॉन लूमिनस। क्या कहते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अब इनकी बात क्या होगी, बात ये होगी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं उन्हें क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे सूर्य हो गया, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब लिखिए भैया, ट्यूबलाइट, एलईडी सब हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, दीप्त वस्तुएं होती हैं। मतलब इनको किसी दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं है, इनके पास सब कुछ अपना है। दीपक पे आप थोड़ा सा उसकी लौ को जलाओगे, जब लौ जलेगी तो अपने आप प्रकाश उत्पन्न होगा, उसे किसी दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अदीप्त वस्तु में भैया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को लेकर के दिन में सूर्य का प्रकाश लेता है और रात में हम लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये हो गया चंद्रमा अदीप्त वस्तु में। एक वर्गीकरण ये हो गया। जो दूसरा वर्गीकरण होगा उसमें क्या आएगा, प्रकाश गुजरने के आधार पर। एक क्या होता है, पारदर्शी वस्तु होती है, एक क्या होती है, अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी वस्तु होती है। और एक क्या होती है, पारभासक होता है। क्या होता है, पारभासक होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अपारदर्शी को आर्क्यू कहते हैं, और पारभासक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसपूलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपूलेंट। ये पारभासक होगा। अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनका मैटर क्या है भाई। इनका मैटर ये है कि जो पारदर्शी होती है इनमें प्रकाश आर पार चला जाता है, अपारदर्शी में नहीं जा पाता है, और पारभासक में थोड़ा सा जाएगा और थोड़ा सा नहीं भी जाएगा। तो जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं इनमें आपका कांच हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक। अपारदर्शी वस्तुओं में दीवार हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ये सब क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। और पारभासक में क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, पन्नी या जिसको हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, ये हो जाएगा पारभासक। इसमें प्रकाश जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अच्छा, एक चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे हम यहाँ इस कमरे में खड़े हुए हैं तो दीवार के पीछे की चीजें हमको क्यों नहीं दिखाई देती, कहीं भी हम तो दीवार के पीछे की चीजें हमको क्यों नहीं दिखाई देती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दीवार के पीछे की चीज क्यों नहीं दिखाई देती है, तो आप आंसर क्या करोगे कि दीवार के पीछे की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, क्योंकि दीवार है अपारदर्शी। तो दीवार के बाहर जो भी वस्तु रखी होगी उसका प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं आ पाएगा, और जब तक उसका प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं आएगा हम लोग नहीं देख सकते। इसीलिए दर्शी लिखा हुआ है सबके पीछे, ठीक। नेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना था प्रकाश के गुण। क्या पढ़ना था, प्रकाश के गुण। ये सब 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं। प्रकाश के गुण में भैया पहला इसका गुण क्या है, यह सीधी रेखा में चलता है। क्या गुण है, यह सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा इसका गुण क्या है, इसकी चाल, इसकी चाल निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी क्या है, इसमें परावर्तन का गुण होता है। किसका गुण होता है? परावर्तन का गुण होता है। अब ऐसे परावर्तन का गुण है भाई, एक ये लिख सकते हैं अपवर्तन का गुण, एक लिख सकते हैं विवर्तन का गुण, विवर्तन, और एक क्या लिख सकते हैं ध्रुवण का गुण पाया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब इतना सब सीखने के बाद में नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे? प्रकाश का परावर्तन। कहाँ पे पहुँचेंगे भाई? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जरा इसको देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन बोले तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होता क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश किसी समतल अथवा चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो भाई, इसका रोल क्या है? जो किरण सतह पर टकराएगी मतलब आएगी उसको आपतित किरण कहेंगे, जो किरण लौट करके जाएगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे, जिस पॉइंट पर किरण गिरती है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसको अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण और विलंब के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाएगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। चित्र बना हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। क्या क्या देखना है भैया? ये वाली जो किरण है, कौन वाली किरण? ये वाली जो किरण है, ये किरण होगी आपतित किरण, और ये आकर के फिर ऐसे वापस लौट रही है, तो ये कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण होगी। यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अब उसके बाद में ये वाला कोण आपतन कोण होगा, इसको y से डिनोट करेंगे, और ये वाला कोण परावर्तन कोण होगा, इसको क्या कहेंगे? स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ये जो पॉइंट है जिस पर दोनों किरणें मिल रही हैं, इसको कहते हैं भैया आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर दोनों किरणें, जिस पॉइंट से दोनों किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको परावर्तक तल कहते हैं। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा परावर्तक तल होगा। ठीक, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। ये वाली किरण आपतित किरण, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, और इसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ये आपका फिगर हो गया। अब फिगर के बाद में एक्चुअली होता क्या है? नेक्स्ट हेडिंग आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम है। आप क्या कहेंगे कि परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। अब दो नियम है तो कौन कौन से हैं? पहला नियम क्या है? आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब कामा आपतित किरण व
एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला नियम परावर्तन छोड़ दे तो अपवर्तन अपवर्तन लिख देंगे, अपवर्तन के लिए भी काम आएगा। आपतन कोण सदैव, तो आपतन आय गड़बड़ हो जा रहा है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। सिंपल रूल है, लगभग लगभग आप लोग जानते ही होंगे। क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आई मीन या I इक्वल टू आर भी लिखा जा सकता है कि ये I इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे I इक्वल टू आर होता है। I इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। नेक्स्ट जब हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हमको एक हेडिंग मिलेगा दर्पण का। किसका हेडिंग मिलेगा, प्रतिबिंब का मिलेगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम प्रतिबिंब की परिभाषा लिखवाएंगे, वो चाहे लेंस से प्रतिबिंब बने और चाहे फिर दर्पण से प्रतिबिंब बने, सबके लिए रहेगा। ये कई परिभाषा लिखवा देते हैं। जब वहाँ लेंस वाली बात आएगी तो वहाँ पे इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के किसी बिंदु से होकर, किसी बिंदु से होकर आने वाली किरणें, होकर आने वाली किरणें परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, दर्पण की बात करेंगे तो परावर्तन रहेगा और लेंस की बात करेंगे तो अपवर्तन रहेगा। तो हम दोनों लिख देते हैं, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे तो अथवा लिखा है, इसको परावर्तन में अथवा लिखेंगे या लिखेंगे परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होगी। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये होगा रियल इमेज और ये क्या होगा, वर्चुअल। ध्यान दीजिए, अभी हमने डिफिनेशन में क्या लिखा कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यदि वास्तव में मिलती है तो कैसा
बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सिंपल आपको समझ के रखना है कि यदि वास्तव में मिलती है तो रियल इमेज बनेगा, मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दर्पण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, दर्पण। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड से हम लोग इसलिए हैं क्योंकि इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, यहाँ तो सिर्फ हमको रिवाइज करना है। मिरर अंग्रेजी में इसको कहते हैं। सुबह सुबह उठ करके स्कूल आने के लिए इसी चेहरा देखा जाता है। ठीक है, कि स्कूल जाने के काबिल हम लोग हुए या नहीं हुए, और इसी से चेहरा देख करके फिर हम लोग स्कूल के लिए प्रस्थान करते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है जिसके एक सिरे पर कलई करके दूसरे सिरे को परावर्तक बना दिया जाता है, दूसरे सिरे को परावर्तक बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। एक सिरे पर कलई करके दूसरे सिरे को परावर्तक बना दिया जाता। चलो ये हो गया भाई। अब ये बहुत इजी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा स्पीडली हम लोग चलते हैं। दर्पण के प्रकार देखेंगे, दर्पण के प्रकार। तो आमतौर पर दर्पण लिखने के बाद लोग भी देते हैं कि दर्पण गोलीय दर्पण, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा दर्पण जो है दो प्रकार का होगा। एक होगा भैया समतल दर्पण, एक क्या होगा, समतल दर्पण, और दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। अंग्रेजी अगर हम बोलना चाहें तो एक को कहेंगे प्लेन मिरर, ये हमारा कैसा है, प्लेन मिरर है, और ये कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, दो प्रकार का होगा। यहाँ पे चर्चा हम लोग समतल दर्पण की थोड़ी सी करेंगे। समतल दर्पण की चर्चा में क्या करना है भाई, ये क्या होता है, समतल होता है। इसका तल कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका तल समतल होता है। तल कैसा होगा, समतल होगा। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि किसी समतल दर्पण में वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण की लंबाई क्या होगी, वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई का आधा। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो आपको 50 सेंटीमीटर लंबा दर्पण मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, देख लोगे। और इस दर्पण के बारे में कुछ सीखेंगे, क्या, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, बराबर क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। मतलब जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने खड़े होंगे, दर्पण के भीतर आपको आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। और मान लीजिए आप 5 फुट के हैं तो आपको 2.5 फुट का मिरर चाहिए, तो आपको आपकी पूरी इमेज दिखाई देगी। अब हम लोग आएंगे गोलीय दर्पण पर। किस पर आएंगे भैया, गोलीय दर्पण पर आएंगे। तो जिसका तल क्या होगा, वक्र होगा। जिसका तल क्या होगा, वक्र होगा, वो गोलीय होगा। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होगा, एक होगा अवतल दर्पण, एक क्या होगा,
अवतल दर्पण, और एक क्या होगा उत्तल दर्पण, एक क्या होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। एक क्या होगा उत्तल दर्पण और एक क्या होगा अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इस अंग्रेजी की बात कर ले थोड़ा सा, तो अंग्रेजी की अगर बात कहेंगे तो इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इसको कहेंगे कॉन्वेक्स दो प्रकार के दर्पण होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे देखो हम अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे झुका लिए तो ये वक्र पृष्ठ हो गया। यदि इसके इस पृष्ठ पर पालिश करके इस वाले पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो अवतल दर्पण बनेगा, और इस पृष्ठ पर पालिश करके इसको परावर्तक बना दिया जाए तो कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। कहने का मतलब जब उभरे हुए भाग को पालिश करके दबे हुए भाग को परावर्तक बना देंगे तब कौन सा बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। और ये बना हुआ है इसका इमेज, ये ठीक है। और जब दबे हुए भाग को पालिश करके उभरे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाएगा तो आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा। दोनों फोटो बनी हुई है, ए वाला उत्तल दर्पण है और बी वाला क्या है? बी वाला आपका ये वाला ये है और ये वाला ये है, ठीक है। ये दोनों बनी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा हुआ क्या है इसमें, ट्विस्ट क्या आया है? ट्विस्ट कुछ नहीं है, बस सिंपल वे में है। क्या करेंगे भैया? दबे भाग पर पालिश, दबे भाग पर, तो लिखावट बड़ी अजीब हो गई है। अच्छा ये इसलिए गलत हो रहा था, यहाँ गलत लिख रहे थे इसलिए गलत हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। उभरे भाग पर पालिश होगी और दबे भाग से परावर्तन, दबे भाग से परावर्तन होगा। ये किस कहाँ का है भैया? इसका है, अवतल वाले का। उत्तल वाले में क्या होगा? उभरे भाग से परावर्तन होगा और दबे भाग से क्या होगा? पालिश। दबे भाग पर क्या होगा? पालिश होगा। तो ये हो गए दोनों दर्पण, ये क्या हो गए? दोनों दर्पण। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। इसमें जो पॉइंट बने हुए हैं ये देखिए, सी लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पी है, M1 M2 लिखा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। एक एक लाइन की परिभाषा है, आराम से देखते हुए जाएंगे। कुछ परिभाषा, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। पहला क्या होगा? ध्रुव होगा। पहला क्या होगा? ध्रुव होगा। दूसरा क्या होगा? द्वारक होगा। तीसरा क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। अगला क्या होगा? वक्रता त्रिज्या से पहले आएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बाद में क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये 4th नंबर होगा। इसके बाद में आएगा भैया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बाद में आएगा फोकस, फोकस, फोकस। जब देखते हैं एक लाइन की परिभाषा, यहाँ थोड़ा समझ लें। क्या समझ लें? ये दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, दर्पण का कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट, ई वाला पॉइंट, ये वाला, इसको कहते हैं ध्रुव। और दर्पण, जिस दर्पण का जो पार्ट है उस दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी? द्वारक कहलाएगी। और बात करें कुछ भैया, ये केंद्र है, गोले का केंद्र, यही दर्पण का केंद्र होगा, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं?
क्या होगा, दर्पण का मध्य बिंदु, क्या, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इतना आप लोग नोट करिए। ये क्या होगा भैया, दर्पण का व्यास, दर्पण का व्यास उसका द्वारक कहलाता है। दर्पण का व्यास उसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, दर्पण जिस गोले से बना है, जिस गोले से बना है उसका केंद्र, उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब है भैया वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस गोले से बना है, जिस गोले से बना है, से बना है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। शॉर्टकट में सारी परिभाषाएं हमने लिखवा दी है। अब नोटेशन देख लेते हैं। इसको भैया डोनेट करते हैं P से, इसको M1 M2 से डोनेट करते हैं। कुछ किताबों में M डैश से लिखा होता है। वक्रता केंद्र को भैया डिनोट करते हैं कैपिटल C से और त्रिज्या को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ये हो गया भैया। नेक्स्ट और कौन सी परिभाषाएं आएंगी, अगली जो परिभाषा आएगी वो आएगी मुख्य अक्ष। वो क्या आएगी, 4 हो गया था, 5वां आएगा मुख्य अक्ष। 5वां क्या आएगा, मुख्य अक्ष आएगा। अब ये मुख्य अक्ष क्या होगा, चलो लिख ही लेते हैं। ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब मुख्य अक्ष के बाद अगला क्या आएगा, मुख्य फोकस आएगा। अब मुख्य फोकस के बाद में फिर क्या आएगा, मुख्य फोकस दूरी आएगा। मुख्य फोकस आएगा। मुख्य फोकस के बाद में अगला क्या आएगा, मुख्य फोकस दूरी। ये इतना दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं जो आपको पढ़ना था। मुख्य फोकस दूरी, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं और इसको प्रिंसिपल फोकी भी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब ये मिलती हुई प्रतीत लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मिलती हुई प्रतीत। एक बार तो लिखा हुआ मिलती है, एक बार लिखा हुआ मिलती हुई प्रतीत। जब मिलती हैं तो ये बात होती है अवतल दर्पण की, इसकी बात होती है अवतल दर्पण की। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तब बात होती है उत्तल दर्पण की। कहने का मतलब अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती हैं। अब बात आ जाए फोकस दूरी की, तो ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की
दूरी, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। नोटेशन की बात करें तो इसको डोनेट करते हैं कैपिटल एफ से और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एक और चीज, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में एक संबंध होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या व मुख्य फोकस में संबंध, मुख्य फोकस में संबंध, ये एक रिलेशन होता है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, 10th में पूछा गया होगा, लेकिन 12th में भी पूछा जा सकता है। क्या होता है भैया, यह इक्वल टू होता है r/2, अथवा अगर हम करें तो r इक्वल टू होता है 2f। ये संबंध होता है, ये क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, ये इतना हो गया दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब जब हम दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ लिए, क्योंकि दर्पण का मेन उद्देश्य है कि हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या पढ़ेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम अब दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं, तो ये आपको बता दें कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने के नियम हैं वो टोटल संख्या कितनी है, 1, 2 एंड 3। यही 3 नियम है। तीनों नियम यदि आप सीख लेते हैं तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 3 नियमों को सीखने से पहले जरा एक बार इस फोटो पर आएंगे। ये पहला नियम का फोटो है, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। क्या क्लियर होंगी, ये देखिए सारी किरणें ऐसे ऐसे दूर दूर जा रही थी और दर्पण ने सबको क्या किया, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया है। और यहाँ पे क्या किया, सारी किरणें ऐसे इधर जा रही थी, अब क्या किया, सबको फैला रहा है, यानी डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये जो हमारा दर्पण होगा ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, अब ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। कहने की बात ये है कि ई वाला हमारा क्या होगा, अभिसारी होगा, और ये वाला क्या होगा, अपसारी होगा। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये अभिसारी होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, अपसारी होता है। पहला नियम सीखेंगे। पहला नियम क्या है भाई, पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ये है पहला नियम, प्रतीत होती। ये हमारा कौन सा नियम है, पहला नियम है। देख लीजिए ये वाला दर्पण है। अभी हमने आपसे क्या बताया था, हमने आपसे ये बताया था कि जो हमारा दर्पण होगा उसमें जो अवतल दर्पण होगा उसमें क्या हो जाएगा भैया, मिलेंगी, और उत्तल दर्पण में प्रतीत होंगी। ये देखिए सारी किरणें मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर आ रही थी, और आकर के फिर क्या हुआ है, सब के सब एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल जा रहे हैं। तो इस दर्पण को हम लोग क्या, यही क्या हो गया, पहला रूल हो गया। इसमें क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ तो रही थी, लेकिन जब परावर्तन हुआ तो देखो ये और ये वाली किरण, इनको जब पीछे ऐसे ऐसे करके मिलाया गया तो हमको क्या लगा कि किसी बिंदु से हो करके ये आ रही हैं। इसको प्रतीत हो रहा है पीछे मिलाने पर, रियल में मिल नहीं रही है, रियल में यहाँ मिल रही है और ये वर्चुअल में मिल रही है। इसी कारण इससे बना हुआ इमेज क्या होगा, रियल होगा, और इससे बना हुआ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल यानी कि आभासी होगा। तो ये कैसा, कौन सा रूल हो गया, पहला रूल हो गया। दूसरे रूल पर जाएंगे, किस रूल पर जाएंगे, दूसरे रूल पर जाएंगे।
अब दूसरा रूल क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। दूसरा रूल इसका क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। ये जो पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, अब वही वाला रूल यहीं पर फिर से दोबारा स्लाइड आ गई, एक बार देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक ही रेज आई है, ये वाली किरण ऐसे आ रही है, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से ऊपर की गुजरी, ये हमारा क्या था, मुख्य फोकस था। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ये किरण आ रही है, परावर्तन हुआ, ऐसे चली गई, पीछे जब हम ऐसे मिलाए तो इस बिंदु पर मिला, तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया, ये हमारा रूल नंबर हो गया 1। रूल नंबर क्या हो गया, 1, जो हम लोगों ने अभी लिखा था। अब रूल 1 के बाद में दूसरी बात करें तो ये हमारा क्या है, रूल 2 है। रूल क्या है, 2 नंबर वाला हमको क्या बताता है, 2 नंबर वाला हमको बताता है कि मुख्य फोकस की ओर आने, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस की ओर आने वाली या जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, समानांतर हो जाती है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, ये जो किरण आ रही है ये मुख्य फोकस की ओर आ रही है, ये हमारा मुख्य फोकस था, इस ओर आ रही थी, परावर्तन हुई तो क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, किरण ऐसे मुख्य फोकस की ओर जा रही थी, यानी जाने वाली, ऐसे ऐसे मिलाते तो ये मुख्य फोकस की ओर जा रही थी। जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से 2 किरणें हमको मिल जाती हैं, 2 रूल हमारा संपन्न हो गया। तीसरे रूल की बात करें, तीसरा रूल सबसे सीधा साधा बेचारा, इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं भाई साहब ऐसा है कि हम जिस रास्ते में हैं उस रास्ते में परावर्तन वगैरह जो होगा, जिस रास्ते से हम जाएंगे उसी रास्ते से लौट जाएंगे, हमें बीच बचाव करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस आती हैं, उसी मार्ग से वापस आती हैं, मार्ग से वापस आती। तो ये 3 रूल है, ये कितना रूल है, यही 3 रूल है जिनसे कृत्रिम बनेगा। ये देखो ऐसे गई भी है और इधर से ही आई भी है। इसमें क्या हुआ, इधर वाली सारी कहानी डाट डाट यानी आभासी होती है, तो ऐसे गई ऐसे आई, केवल हमें यहाँ पे आभास होगा, वर्चुअल फील होगा, रियल फील नहीं हो सकता है, ठीक है, रियल फील नहीं हो सकता है। तो ये तीनों रूल हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने की जब बात करेंगे तो एक एक दर्पण के लिए, जैसे अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के लिए हमको 6 कंडीशन पढ़नी है। कितनी कंडीशन पढ़नी है, टोटल 6 कंडीशन। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो इस उत्तल दर्पण के लिए हमको टोटल 2 कंडीशन पढ़नी है। इसका सारा का सारा आभासी होगा, इसके लिए 6 कंडीशन पढ़नी है। अनंत पर, फिर अनंत व सी के बीच, फिर सी पर, फिर सी व एफ के बीच, उसके बाद में एफ पर, फिर एफ व पी के बीच। ये इतनी कंडीशन हमको इसके लिए पढ़नी है। इसमें एक अनंत पर होगा और एक क्या होगा, अनंत व पी के बीच कहीं नहीं होगा, ठीक है, 2 कंडीशन पढ़नी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे इसका इमेज प्राप्त होगा।